हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पे हम कई बार पैराफ्रेजिंग की बात करते हैं और आइल्स में आपने बहुत बार पैराफ्रेजिंग सुना भी होगा कि कैसे एक गिवन सेंटेंस को अपनी भाषा में लिखा जाता है। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स इस चीज़ से बहुत स्ट्रगल करते हैं, इस चीज़ में बहुत स्ट्रगल करते हैं कि उनको नहीं समझ आता कि कैसे इस चीज़ को अचीव करना है, जहाँ वो किसी गिवन सेंटेंस को या सेंटेंसेस को अपने तरीके से पेश करें। और कई बार उनको ये मल्टीपल टाइम्स करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एस्से में आपको इंट्रोडक्शन में किसी चीज़ को मेंशन करना पड़ता है और फिर कंक्लूजन में भी हम पैराफ्रेजिंग या रीफ्रेजिंग करते हैं। आज मुझे लगा मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं। ये बहुत अच्छा एक आर्टिकल है आइल्स आईडीपी की वेबसाइट पे और वहीं से डायरेक्ट हम इसको डिस्कस करेंगे। उन्होंने 6 मेथड्स या टेक्निक्स बताई हैं और आप इनमें से 3 या 4 या 2 को कंबाइन करके पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, तो विल गो थ्रू दिस। ठीक है। इन द आइल्स राइटिंग सेक्शन, पैराफ्रेजिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन शोकेसिंग योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड एबिलिटी टू रीस्टेट इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली। रीस्टेट माने कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको रीस्टेट करना है अपनी ही भाषा में बट एक्यूरेटली। एंड इट शोज योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज पे जो आपकी पकड़ है, प्रोफिशिएंसी माने हाउ स्किल्ड यू आर एट अ सर्टेन लैंग्वेज, इन दिस केस इंग्लिश। Effective paraphrasing not only demonstrates your understanding of the given prompts and sources but also helps to enhance the coherence and cohesion of your essay. Effective paraphrasing, असरदार paraphrasing, ना केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग शो करती है बट ऑल्सो हेल्प्स टू एनहांस द कोहेरेंस एंड कोहेजन। कोहेरेंस कोहेजन की बात हम कई बार कर चुके हैं। किस तरह से एक एस्से के अंदर, अभी फिलहाल हम एस्से की बात करते हैं, एस्से में आपका लॉजिक फ्लो करता है और किस तरह से सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, उसे हम कोहेरेंस और कोहेजन कहते हैं। किस तरह चीज़ें एक नेचुरल फ्लो के साथ आपस में बंधी होती हैं। अभी मेरा फोकस जो है वो टेक्निक्स डिस्कस करने पे है, वो मेथड्स डिस्कस करने हैं जिससे आप पैराफ्रेजिंग इफेक्टिवली करें। By employing various techniques such as synonyms, restructuring sentence patterns and altering word forms, you can successfully convey the same meaning while presenting your ideas in fresh and original manner. ये हमें पता है। This guide aims to provide you with valuable tips and strategies to master the art of paraphrasing in the IELTS writing section, enabling you to express yourself fluently and impressively. 6 things to learn to paraphrase effectively in the IELTS writing section. Mastering the art of effective paraphrasing involves several key steps that are crucial for enhancing your language skills. हम यहाँ मास्टर कर रहे हैं the art of effective paraphrasing. अगर आप मास्टर करना चाहते हैं the art of paraphrasing, तो आपको 6 steps जानने जरूरी हैं। Crucial का मतलब होता है very important. This blog outlines 6 essential tasks that will aid you in becoming proficient in the art of paraphrasing. 6 essential tasks. क्या कर सकते हैं? By following these steps, you can refine your ability to restate information accurately and coherently, enabling you to excel in expressing ideas in your own unique way. अपने तरीके से आइडिया को एक्सप्रेस करने में आप एक्सेल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया हो सकते हैं। चलिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर आते हैं। First, embrace synonyms for originality and avoid plagiarism. Embrace synonyms. अपनी बात की ओरिजिनलिटी प्रिजर्व करने के लिए synonyms को embrace कीजिए। प्लेजरिज्म क्या होता है? देखिए, प्लेजरिज्म होता है कि जब साहित्य, लिटरेचर की चोरी होती है तो उसे प्लेजरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए, बट बेसिकली बात यहाँ ये है कि एक शब्द के अगर आप सिनोनिम्स लिखते हैं तो आप पैराफ्रेजिंग करते हैं। ये तो पहली चीज है, ये आपको भी शायद पता होगा। फॉर इंस्टेंस, करेंसी सर्व्स एज अ सिनोनिम फॉर मनी और फंड्स। मनी और फंड्स के लिए आप करेंसी शब्द का यूज कर सकते हैं। वाइल वेरी एक्ट्स एज अ सिनोनिम फॉर टायर्ड और एग्जॉस्टेड। ठीक है, टायर्ड या एग्जॉस्टेड शब्दों के लिए आप वेरी वर्ड का यूज कर सकते हैं। Through the utilization of synonyms, you can proficiently substitute a series of words with alternative choices
विदाउट ऑल्टरिंग द फंडामेंटल एसेंस ऑफ द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस का मीनिंग बदले बगैर आप प्रोफिशिएंटली पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं अगर आप सिनोनिम्स यूज कर लिए। तो पहला स्टेप है, पहला टास्क है, पहला मैकेनिज्म है कि आप सिनोनिम्स यूज करें। It is crucial to employ words that possess identical meanings rather than merely resembling them, as this can result in penalties during assessments. अच्छा, लेकिन वर्ड के मीनिंग्स, जो वर्ड्स, जो जिस वर्ड से आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसका मीनिंग बिल्कुल सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। आसपास का मीनिंग नहीं चलेगा, ठीक है, मोस्टली नहीं चलता, किसी किसी केस में चल भी सकता है, ये समझ आप में होनी चाहिए। Consider the following sentence: We are heading to Disneyland for a well-deserved holiday. This can be readily transformed into we are traveling to Disneyland. Heading हो गया traveling, Disneyland for our well-earned vacation. हाँ, holiday के लिए vacation, well-deserved. Deserve क्या होता है? जो हम हकदार हैं किसी चीज़ के, और well-earned क्या होता है? जिसको हमने कमाया है। The key lies in ensuring that the meaning remains unaltered. मीनिंग अनऑल्टर्ड रहना चाहिए, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। एंड इट इज़ असेंशियल टू एम्प्लॉय ओनली दोज वर्ड्स विद विच यू आर कंप्लीटली फेमिलियर। यस, अनजान वर्ड्स मत यूज कीजिए, गलती हो जाती है। एनेबलिंग यू टू अचीव अ हाई स्कोर विदाउट द रिस्क ऑफ बीइंग पेनलाइज्ड। देखिए, बस ले देकर बात यहाँ यही है कि शब्दों के प्रॉपर सिनोनिम्स यूज कीजिए, आइडेंटिकल वर्ड्स यूज कीजिए, मिलते जुलते आसपास के शब्द नहीं यूज करें। रीडिफाइनिंग मीनिंग थ्रू वर्ड ऑर्डर ऑल्टरेशन, मीनिंग को रीडिफाइन करना, वर्ड ऑर्डर ऑल्टरेशन, शब्दों का आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। वन क्रूशियल स्किल इन द आर्ट ऑफ पैराफ्रेजिंग इज द एबिलिटी टू मॉडिफाई द वर्ड ऑर्डर विद इन अ सेंटेंस। दिस एंटेल्स एडिंग और ओमिटिंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं, उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, कुछ शब्दों को आप हटा सकते हैं, एज वेल एज सब्स्टिट्यूटिंग स्पेसिफिक वर्ड्स विद ऑल्टरनेटिव्स। साथ ही साथ एज वेल एज सब्स्टिट्यूटिंग कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स, आप उनके कुछ सब्स्टिट्यूट्स उनके ला सकते हैं। कैसे करते हैं? कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। वी आर फेमिश्ड एंड वुड लाइक टू क्विकली हेड टू द चाइनीज रेस्टोरेंट फॉर डिनर, मतलब हमें बहुत तेज भूख लगी है, वेरी हंग्री हैं हम। यू कैन ऑल्टर द वर्ड ऑर्डर एज फॉलो: वी आर रशिंग टूवर्ड्स द चाइनीज रेस्टोरेंट। जो पिछला हिस्सा है सेंटेंस का वो शुरू में ले आए, बिकॉज का यूज कर लिया, फॉर डिनर बिकॉज वी आर फैमिश्ड, या फिर हम लिख सकते थे बिकॉज वी आर। वेरी शब्द का यूज़ तो हम करते नहीं हैं, तो यहाँ पहला हिस्सा शुरू में और शुरू का बाद में ले गए, और बीच में एक बिकॉज शब्द से दोनों को जोड़ लिया। While rearranging the word order, it is imperative to ensure that the resulting sentence maintains grammatical coherence and remains free of errors. ऐसा नहीं कि आप ग्रामेटिकल एरर ही कर दें, ये तो समझने की बात है। Furthermore, you can enhance the effectiveness of your paraphrasing by incorporating synonyms in the process. इसमें आप वर्ड ऑर्डर चेंज कर सकते हैं या फिर सिनोनिम्स भी ला सकते हैं, ठीक है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है बहुत ज़रूरी होना। एनहांसिंग पैराफ्रेजिंग थ्रू वर्ड फॉर्म वेरिएशन। पैराफ्रेजिंग को आप एनहांस कर सकते हैं वर्ड फॉर्म वेरिएशन के जरिए। ये क्या होता है? ये तीसरा पॉइंट है। एन इफेक्टिव टेक्निक फॉर पैराफ्रेजिंग सेंटेंसेज इन्वॉल्व्स ऑल्टरिंग द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। दिस कैन बी अचीव्ड बाय इंटरचेंजिंग नाउन्स विद वर्ब्स और वर्ब्स विद एडजेक्टिव्स इंटरचेंजेबली। Consider the following example. Many children are terrified of entering the spooky house alone during Halloween. We can paraphrase the sentence by modifying the word form of entering, terrified, spooky and alone. 1, 2, 3, 4 शब्द इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं और इनके ये वर्ड फॉर्म ही चेंज कर देंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। Many children lack the courage to venture into. Terrified of entering. एंटरिंग टू वेंचर बना दिया, इनटू द फ्राइटफुल लुकिंग। स्पूकी को बना दिया फ्राइटफुल लुकिंग। स्पूकी क्या होता है? जिससे आप डर जाएं। फ्राइटफुल लुकिंग भी वही है जो सीमिंगली डरावना लग रहा हो, डरावना प्रतीत होता हो। हाउस अनअकम्पनीड। अलोन की जगह क्या कर दिया इन्होंने? अनअकम्पनीड। मतलब अलोन माने अकेले, अनअकम्पनीड का मतलब यही है किसी के बगैर। ऑन हेलोइन, हेलोइन पे। ड्यूरिंग का कर दिया ऑन, ठीक है। ड्यूरिंग होता है उसके दौरान, और ऑन भी एक दिन है। हेलोइन त्यौहार है या कोई ओकेजन है, हेलोइन एक ओकेजन है, तो उसमें उन्होंने
ऑन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। टेरिफाइड को लैक द करेज से रिप्लेस कर दिया। यहाँ लैक वर्ब हो गया, टेरिफाइड एक एडजेक्टिव था और करेज एक वर्ब हो गया। ऑफ एंटरिंग की जगह आईएनजी हटा के टू के साथ उन्होंने वेंचर शब्द का प्रयोग किया है। वेंचर का मतलब ये होता है कि एक डेयरिंग स्टेप लेने को वेंचर करना कहते हैं। इनटू द फ्राइटफुल लुकिंग हाउस, बाकी मैंने आपको बता दिया कैसा हाउस जो डरावना लग रहा है, स्पूकी की जगह उन्होंने फ्राइटफुल लुकिंग कर दिया। कई बार आप वर्ड का फॉर्म चेंज होगा, कई बार नहीं भी चेंज होगा। मैं देख रही हूँ फ्राइटफुल लुकिंग भी एक एडजेक्टिव है, स्पूकी भी एक एडजेक्टिव है। यहाँ पर फॉर्म नहीं चेंज हुआ, कहीं पर सिनोनिम चेंज हुआ। और जैसे टेरिफाइड एडजेक्टिव था, लैक एक वर्ब है और करेज एक नाउन है, तो इस तरह से भी चेंज हो सकता है। ठीक है, ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन है और ऑन भी एक प्रेपोजिशन है। ड्यूरिंग हेलोइन, ऑन हेलोइन, दोनों ही हम यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर ना तो मीनिंग कॉम्प्रोमाइज़ होता है, ना सेंस कॉम्प्रोमाइज़ होती है, और ना ही कोई कोई इन्फॉर्मेशन ऐड हुई है, ना कोई इन्फॉर्मेशन निकाली गई है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाय मैनिपुलेटिंग वर्ड फॉर्म्स you not only demonstrate your adaptability in the English language but also exhibit a profound vocabulary enabling you to achieve higher scores in your writing assessment. Transitioning from number 4 देखते हैं, active to passive voice for enhanced writing skills. देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस का डिफरेंस जो है, हमने इस पर एक वीडियो बनाया था, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे में मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा वीडियो है। आप अगर एक्टिव पैसिव वॉइस में आपको प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो आपकी मदद करेगा। अ वैल्यूएबल स्किल इन टैकलिंग द डिस्कर्सिव एसे एंड एंगेजिंग विद डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स ड्यूरिंग द आइल्स राइटिंग टेस्ट इज द एबिलिटी टू सीमलेसली शिफ्ट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सीमलेसली, आसानी से आप एक्टिव और पैसिव वॉइस के बीच में शिफ्ट ला सकते हैं, तो आप एक अच्छा डिस्कर्सिव एसे लिख सकते हैं। डिस्कर्सिव होता है बेसिकली, बस आप इतना समझिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना, बट आप इतना समझिए कि आप एक्टिव पैसिव वॉइस यूज़ कर सकते हैं। हम बहुत टफ चीज़ों की तरफ नहीं जाते, सीधा टेक्निक पे आते हैं। दिस कैन एफर्टलेसली अचीव बाय आइडेंटिफाइंग द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए वो ये कहना चाहते हैं, मैं आसान शब्दों में आपको बता देती हूँ कि एक्टिव से पैसिव वॉइस तब बनता है जब एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है। आपको पता है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए अगर आपको एक्टिव को पैसिव बनाना है। हर सेंटेंस पैसिव नहीं बनता। एक्टिव से पैसिव तभी बन पाएगा जब इसमें ऑब्जेक्ट होगा। फॉर इंस्टेंस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर रीडिंग द मैगजीन्स। यू कैन ट्रांजिशन दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस बाय प्लेसिंग मैगजीन्स एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, रिमूविंग द एक्शन। एक सेंटेंस देखिए, आपको नहीं समझ आएगा, आप पूरा एक्टिव पैसिव वॉइस को पढ़िए, बहुत मुश्किल नहीं है। मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, मैं शेयर कर दूंगी लिंक, और आई बटन में भी हम शेयर कर देंगे। द मैगजीन्स आर बीइंग रेड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर रीडिंग द मैगजीन्स। मैगजीन्स अधिकतर स्टूडेंट्स के द्वारा पढ़ी जा रही है, तो इसमें क्या हो जाता है, रीडिंग बन गया रेड। रेड V3 फॉर्म ऑफ वर्ब है। पैसिव वॉइस में सदा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो ये आप बना सकते हैं। सो बेसिकली अब इन्होंने यही कहा है, यहाँ पर आप एक्टिव को पैसिव बना दीजिए। बहुत आगे की चीज़ें हम नहीं पढ़ते। रीस्ट्रक्चरिंग सेंटेंसेस फॉर इफेक्टिव पैराफ्रेजिंग, पांचवा टेक्निक जो उन्होंने बताया है, रीस्ट्रक्चर कीजिए सेंटेंसेस को, सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर चेंज करिए फॉर इफेक्टिव पैराफ्रेजिंग। अ पावरफुल टेक्निक फॉर पैराफ्रेजिंग इन्वॉल्व्स ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस while preserving its core meaning। सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कीजिए और उसका कोर मीनिंग तो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। बार बार लिख रहे हैं बट वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। मैनी स्टूडेंट्स स्ट्रगल इन देयर टेस्ट बिकॉज दे डू नॉट पुट इन द हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस इनफ। बहुत से स्टूडेंट्स टेस्ट में स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो हार्ड वर्क नहीं पुट इन करते, मतलब हार्ड वर्क नहीं करते और सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं करते। यू कैन ऑब्जर्व द सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 clauses। Many students struggle in their test and because they do not put in the hard work and practice enough। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 2 clauses हैं। To rephrase the sentence, simply interchange the order and modify certain word forms to achieve a more natural flow। The main reasons why students struggle in their test are not working hard and not practicing enough। ठीक है, तो इन्होंने ना केवल उसका स्ट्रक्चर चेंज किया है सेंटेंस का, साथ ही उन्होंने कुछ शब्दों को भी बदला है।
कोर एसेंस चेंज नहीं किया सेंटेंस का। द मेन रीज़न वाई स्टूडेंट स्ट्रगल, जो मेन रीज़न है क्यों स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं अपने टेस्ट में, वो है कि वो वर्किंग हार्ड नहीं करते, दे आर नॉट इन देयर टेस्ट आर नॉट वर्किंग हार्ड एंड नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ एंड का इस्तेमाल हुआ है, उससे पहले नॉट वर्किंग हार्ड है और उसके बाद नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ है। एंड एक ऐसा शब्द है जिसके दोनों तरफ, ईदर साइड ऑफ इट, जो शब्दों का फॉर्म है वो सेम रहता है। अगर पहले वर्किंग है तो बाद में प्रैक्टिसिंग आएगा। सो वाइल द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस रिमेन्स इंटैक्ट, द स्ट्रक्चर हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म। मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इंटैक्ट है, माने उसमें कोई चेंज नहीं आया। द स्ट्रक्चर हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड, स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म हुआ है। बाय स्किलफुली एडजस्टिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यू डेमोन्स्ट्रेट योर एप्टीट्यूड फॉर पैराफ्रेजिंग वाइल रिटेनिंग द इंटेंडेड मैसेज। रिटेनिंग होता है जो मैसेज वो देना चाह रहे हैं, वो मैसेज आप रिटेन कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, उसको सेव करते हुए आप अपना डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड होता है कुशलता, कौशल, फॉर पैराफ्रेजिंग। एम्बार्क ऑन पैराफ्रेजिंग विद सैम्पल टेस्ट। सैम्पल टेस्ट के साथ आप पैराफ्रेजिंग को एम्बार्क कीजिए, माने कि उसे अपनाइए। A remarkable approach to commence your paraphrasing journey is by practicing directly on sample test. वो आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं, छठा जो स्टेप है या छठी जो टेक्निक है, कि आप एक्चुअल एसेज में या राइटिंग में, नॉट जस्ट एसेज बल्कि राइटिंग 1 में भी आपको पैराफ्रेजिंग करनी पड़ती है, तो उनको एक्चुअल सैम्पल टेस्ट पे आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। एंगेजिंग विद एक्चुअल टेस्ट मटेरियल्स नॉट ओनली एनेबल्स यू टू रिफाइन योर स्किल्स इन फिक्स सेंटेंसेज but also empowers you to master the art of paraphrasing. By attempting timed writing exercising using authentic sample test topics, you will swiftly grasp the art of rephrasing both your own ideas and the information provided. This immersive experience will propel your progress exponentially. So बाकी सारी फालतू की बात है, वो ये कह रहे हैं कि एक टाइम कंस्ट्रेंड एटमॉस्फेयर में आप एक्चुअल टेस्ट को प्रैक्टिस कीजिए, इससे आप प्रोपेल करेंगे, मतलब आगे की ओर जाएंगे, पुश होंगे, एक्सपोनेंशियली आप प्रोग्रेस करेंगे, यानी कि बहुत तेज़ी से आप प्रोग्रेस करेंगे। ऑथेंटिक सैम्पल टेस्ट टॉपिक्स को आप लीजिए। सो यहाँ पर ये वीडियो भी ख़त्म होता है। पैराफ्रेजिंग कैसे करनी है आपको समझ आ गया होगा, बट एंड तक आते आते मुझे ये लग रहा है कि इतने से काम बनेगा नहीं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली नेक्स्ट वीडियो में, हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके आते हैं और एग्जाम्पल से, एक्चुअल सैम्पल टेस्ट के एग्जाम्पल से हम पैराफ्रेजिंग को प्रैक्टिस करते हैं। सो हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आई एम श्योर आज आपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीखा है। इसको आप, ये एक्चुअली आपके काम में आएगा। आप चाहे आइल्स का एग्ज़ाम लिखिए या कोई और ऐसे कीजिए, पैराफ्रेजिंग की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सा कंटेंट है, बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है, मुझे कहना चाहिए। हमने उस सारे कंटेंट को मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। हम आपको ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाते हैं। ये आपकी मदद करते हैं अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखने और बोलने में। इसके अलावा हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट है फ्रॉम नॉविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जो आपकी मदद करते हैं इम्प्रेसिवली और इफ़ेक्टिवली राइटिंग और स्पीकिंग करने में। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक से सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। वो टिप्स हम आपको देते हैं फ्रॉम नोविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली अपनी प्लेलिस्ट में। इसके सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब के सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हमारी इस प्लेलिस्ट में है। ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल और प्रोफेशनल लाइफ को पीसफुल करने के साथ साथ उसमें ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे आइल्स से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मिल जाता है।
आप अभी जाइए और हमारी इन प्लेलिस्ट को ब्राउज़ कीजिए। अगर आपको हमारा मटेरियल यूज़फुल लगता है, एंड आई कैन अश्योर यू हमारा मटेरियल यूज़फुल है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।